नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस के कार्यक्रम स्पेशल करंट अपडेट में। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम सप्ताह भर के करंट अफेयर की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर बहुविकल्पी और उसके व्याख्यात्मक पक्ष के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरें क्या हैं इस कार्यक्रम के पहले प्रश्न के साथ। सबसे पहले आपके सामने पहला प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पर है। आपके सामने विकल्प है 80वें, 82वें, 85वें या 90वें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है, इस बात का प्रमाण होता है कि जिस देश के पासपोर्ट को धारण करने के बाद आप वीजा मुक्त यात्रा जितने अधिक देशों में करते हैं, ये माना जाता है कि आपका पासपोर्ट उतना स्ट्रांग है, मजबूत है। उसी के हिसाब से आपकी रैंकिंग तय की जाती है। तो फिलहाल इसमें भारत की क्या स्थिति है, 80वें, 82वें, 85वें या 90वें स्थान पर है। तो इसका सही विकल्प है विकल्प बी, भारत 82वें स्थान पर है, जो कि पिछले बार से 2 स्थान की गिरावट को इंगित करता है। व्याख्यात्मक पक्ष को देखते हैं तो देखिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 जारी किया गया। भारतीय पासपोर्ट 82वें स्थान पर चला गया और इसको अगर आप धारण करते हैं तो आप कितने देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं? तो 58 स्थानों पर आप वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। और पिछले वर्ष 2023 में भारत के स्थान को आप देखें, वो 80वें स्थान पर था। अर्थात हमारे पासपोर्ट में उसके रैंकिंग में 2 स्थान की गिरावट देखी जा रही है। शीर्ष पर कौन है? तो सिंगापुर शीर्ष स्थान पर काबिज है। और अगर सिंगापुर का पासपोर्ट आपके पास होता है तो आप 195 स्थानों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर कई देश एक साथ हैं। कौन कौन से देश हैं? तो देखिए, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, जापान, ये दूसरे सबसे शक्तिशाली देश हैं। इनको अगर इनका आप रखते हैं अपने पास पासपोर्ट तो आप 192 देशों की यात्रा कर सकते हैं, 192 गंतव्यों तक जा सकते हैं। साथ ही तीसरे स्थान पर भी कई देश हैं, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन। इनके पासपोर्ट को लेंगे अगर आप तो 191 देशों की यात्रा वीजा मुक्त आपकी हो सकेगी। तो इस तरह से ये रैंकिंग प्रदान की जाती है। हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की रैंकिंग प्रणाली है जो कि आपके पासपोर्ट की मजबूत स्थिति, कमजोर स्थिति को दर्शाती है। विश्व भर के सभी पासपोर्टों का मूल्यांकन करती है, उसी के आधार पर यहां पर तय होता है। अभी सूचकांक में 199 विभिन्न पासपोर्टों और 227 यात्रा स्थलों को शामिल किया जाता है। इससे वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार कंपनी हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा संकलित और प्रकाशित किया जाता है। तो यह भी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे हेनले एंड पार्टनर्स का नाम। अगला प्रश्न है कि लाइबेरिया में हाल ही में प्रस्तावित राजधानी स्थानांतरण का मुख्य कारण क्या है? लाइबेरिया एक देश है। इस देश ने, जो अफ्रीकी कंट्री है, इसने अपनी राजधानी को, अब ऐसा प्रस्ताव है कि ये अपनी राजधानी को दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकता है। क्यों कर सकता है, उसका कारण क्या है? तो युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता। बी विकल्प है वित्तीय संकट और संसाधनों की कमी। सी विकल्प है बार बार आने वाली बाढ़ और समुद्र का बढ़ता जलस्तर। या डी विकल्प है जनसंख्या वृद्धि और अवसंरचनात्मक समस्याएं। तो देखिए, इसका सही विकल्प है बार बार आने वाली बाढ़ और समुद्र का बढ़ता जलस्तर। जलवायु परिवर्तन के बाद से जो समुद्री जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है, ये एक बड़ा खतरा है। सोचिए, लाइबेरिया एक ऐसा देश है जिसको कि अपनी राजधानी स्थानांतरित करने के बारे में विचार करना पड़ रहा है। व्याख्यात्मक पक्ष को देखते हैं तो देखिए, इसका सही विकल्प विकल्प सी है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, बाढ़ वो कारण है। और हालिया जो खबर है उसके अनुसार लाइबेरिया ने अपनी राजधानी मोनरोविया, इस राजधानी को भी याद रखेंगे, मोनरोविया को स्थानांतरित कर सकता है। ऐसा वहां के सीनेटरों ने, एक समूह ने, बार बार आने वाली बाढ़ के कारण देश की राजधानी को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा है। अब देखिए, मोनरोविया में बाढ़ एक प्रमुख कारण है जिससे कि वहां के जल स्तर में वृद्धि देखी जा रही है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है 2021 की, ये रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2023 तक ये बताया गया है जो ग्रेटर मोनरोविया है, उस जिले में, उस डिस्ट्रिक्ट में समुद्र का स्तर 16 सेंटीमीटर बढ़ने की उम्मीद बताई गई है और इसमें राजधानी शहर मोनरोविया भी शामिल है। तो इस आसन्न खतरे को देखते हुए ऐसा कदम उठाने की संभावना है। 1880 के बाद से वैश्विक समुद्र जल का अगर स्तर आप देखेंगे तो उसमें 8 से 9 इंच या हम कह सकते हैं 21 से 24 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। और खासकर 1993 के बाद से, 1993 के बाद से इसमें जो बढ़ोतरी है उसमें वृद्धि में तेजी देखी गई है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि लाइबेरिया कहाँ है, तो अटलांटिक तट के साथ पश्चिमी अफ्रीका में इसकी अवस्थिति है। तो याद रखेंगे लाइबेरिया में राजधानी परिवर्तन को, उसके कारणों को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के माध्यम से अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए के फंड की घोषणा की है? अंतरिक्ष एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां पर जो फंड है वो कितना है आपको बताना है। 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ या 2000 करोड़। तो इसका सही विकल्प क्या है? 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट के माध्यम से अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। अब जानते हैं कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए
ये फंड वेंचर कैपिटल फंड के रूप में स्थापित किया जाएगा। वेंचर कैपिटल फंड का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं कि ये वित्त पोषण का एक रूप है, उद्यम पूंजी जिसको कहते हैं। इसमें ये एक प्रकार की निजी इक्विटी होती है इसमें, अर्थात कुछ निजी सहयोग को भी शामिल किया जाता है। गौरतलब आपको ये बात जाननी चाहिए कि लक्ष्य है भारत सरकार का कि 2030 तक वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में जो भारत की हिस्सेदारी है उसको बढ़ाई जाए, और बढ़ाकर कितना किया जाए, 10% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस माध्यम से ये कोशिश है कि वित्तीय जो पूंजी है, जो वेंचर कैपिटल है, उसको इसमें शामिल किया जाए, उसके माध्यम से इसका वित्त पोषण किया जाए। और भारत सरकार ने 1998 में भारत में वेंचर कैपिटल फंड के लिए जो दिशा निर्देश हैं वो उसकी घोषणा की थी, और इस क्षेत्र में जो अधिनियम हम कह सकते हैं, जो विनियमन हुआ इसका, सेबी का वेंचर कैपिटल फंड विनियम जो आया वो 1996 में आया था। तो ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप पर विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की रैंकिंग 146 अर्थव्यवस्थाओं में से कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, 129, 124, 130 या 118। तो आपका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प 129 है। देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप जैसा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक 129 है, और इस रैंक में थोड़ी सी गिरावट हमको देखी जा रही है। जो पिछले वर्ष की जो रैंक थी वो 127वीं रैंक थी। अब देखिए यहाँ पर, जैसा कि आप पहला बात जो आपको ध्यान रखना है, पहली बात जिसको आप गौर करेंगे, वो कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उसी की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार भारत की रैंकिंग 129वीं बताई जा रही है। कितने देशों की अर्थव्यवस्था इसमें सम्मिलित है? तो 146 देशों की अर्थव्यवस्था इसमें सम्मिलित है। अब इसमें कि जो जून की रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि शैक्षिक प्राप्ति जो संकेतक हैं, आप जानते हैं कि इसमें संकेतक होते हैं, उनमें एक संकेतक शैक्षिक प्राप्ति संकेतक भी है। उसके कारण भारत में जो लैंगिक समानता का स्तर है वो पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है। साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के 18वें संस्करण में, ये कौन सा संस्करण था? तो 18वां संस्करण था। इसमें यह कहा गया है कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा नामांकन में महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक है। इसमें पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर के बीच में जो गैप है उसके विषय में जरूर चिंता जाहिर की गई है। 17.2% अंक का जो गैप है उसकी वजह से इस संकेतक में, जो शिक्षा वाला संकेतक है, उस संकेतक में भारत की स्थिति थोड़ी पिछड़ती नजर आ रही है। 124वें स्थान पर भारत उस संकेतक में है। विश्व आर्थिक मंच अन्य भी कुछ ऐसे सूचकांक हैं जो जारी करता है, वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक जोखिम, वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट, इसके द्वारा अन्य कुछ ऐसी रिपोर्ट्स और सूचकांक हैं जो जारी किए जाते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया गया है? 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 10 लाख से बढ़ाकर, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, 20 लाख कर दिया गया है। तो देखिए, 23 जुलाई को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट पेश किया, केंद्रीय बजट 2024 को पेश किया, और ये उनका लगातार 7वां बजट था जो उन्होंने पेश किया। अब इन्होंने ये घोषणा की कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसके तहत जो मुद्रा ऋण दिया जाता है उसकी सीमा पहले 10 लाख रुपए थी, और उस सीमा को बढ़ाकर अब कितना कर दिया जाएगा? वो 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार द्वारा 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, और ये लघु व्यवसाय करने के लिए, जो लघु व्यवसाय, लघु उद्यम जो करने के लिए 10 लाख रुपए तक का एक मुक्त संस्थागत ऋण, संपार्श्विक मुक्त संस्थागत जो ऋण होता है वो देता है, इसको प्रदान किया जाता है। और ऋण देने वाले सदस्य जो संस्थान हैं, यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, कुछ सूक्ष्म वित्त संस्थान हैं, इनके द्वारा यह ऋण दिया जाता है। और इस ऋण का उपयोग किस में होता है? तो विनिर्माण में होगा, व्यापार में होगा, सेवा क्षेत्र में होगा, कृषि आय अर्जित गतिविधियों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इकोमॉस ने असम के मोइडम्स को किस सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो देखिए, धरोहर सूची में, असम की सांस्कृतिक सूची में, यूनेस्को की विरासत सूची में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प क्या है? यूनेस्को की विरासत सूची में, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। देखिए, इकोमॉस जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद जिसको हम कहते हैं, उसने मोइडम्स, असम के जो मोइडम्स हैं उसको यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। विश्व धरोहर समिति जो है उसके 46वें सत्र का आयोजन 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक नई दिल्ली में होना है। अब इस सत्र के दौरान नई दिल्ली में ही चूंकि ये हो रहा है, तो दुनिया भर के बहुत सारे नामांकन आए होंगे। तो दुनिया भर के 27 नामांकन आए हैं, उन नामांकनों की जांच की जाएगी, और उनमें इकोमॉस ने यह सिफारिश की है कि असम का जो मोइडम्स है वो भी नामांकित है, उसको शामिल कर दिया जाना चाहिए यूनेस्को की
किस सूची में? तो यूनेस्को की विरासत सूची में। तो ऑप्शन सी आपका सही है। मोइडम्स का संबंध किससे है? तो मोइडम्स जानते हैं असम में एक पुरानी परंपरा है, इसको मोइडम्स, मोइदाम, मैदान भी कहा जाता है। ये अहोम राजवंश से इसका संबंध है। इसके जो सदस्य हैं उनके जो शरीर होते थे उसको सुरक्षित रखा जाता था, उसके ऊपर एक गुंबदनुमा संरचना बनाई जाती थी, टीले जैसी संरचना बनाई जाती थी, उसके साथ उनकी आवश्यक जो चीजें हैं उसको भी, अवशेषों को भी रखा जाता था, सजाया जाता था, उनके साथ दफन किया जाता था। असम में ताई अहोम समुदाय की उत्तर मध्यकालीन अर्थात 13वीं से 19वीं शताब्दी में ये टीला दफन परंपरा का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो ये इसका संबंध असम से है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत का पहला जन औषधि केंद्र खोला, उसका उद्घाटन किया? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस या बांग्लादेश। तो इसका सही विकल्प आपका मॉरिशस है। देखिए मॉरिशस में जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं उन्होंने एक जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। जन औषधि केंद्र क्या होता है? तो जन औषधि केंद्र में जो दवाएं हैं, सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और ये कोशिश की जाती है कि पहले जो भारतीय जन औषधि परियोजना थी उसको जन औषधि विभाग द्वारा 2008 में जन औषधि अभियान के नाम से शुरू किया गया था। बाद में सितंबर 2015 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के रूप में इसको नवीनीकृत किया गया था। तो इसी के तहत पहली बार ऐसा हुआ है कि विदेशों में एक जन औषधि केंद्र खोला गया है और वो देश कहाँ है? तो मॉरिशस है। मॉरिशस में इसके साथ साथ आप देखेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने ग्रैंड बोइस में भारतीय अनुदान सहायता से निर्मित एक आधुनिक चिकित्सा सुविधा का भी उद्घाटन किया गया। तो एस जयशंकर और यहाँ पर मॉरिशस के पीएम थे, वहां पर एक आधुनिक चिकित्सा सुविधा का भी उद्घाटन किया गया। जन औषधि केंद्र जैसा आप जानते हैं जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई एक सरकारी पहल है। ये केंद्र रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए ये जुलाई माह में ही मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया। शतरंज का संबंध भारत से भी है, इसलिए भी इस प्रश्न को शामिल किया गया। तो देखिए 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, ये इनमें से कोई नहीं, तो याद रखेंगे आपका सही विकल्प 20 जुलाई है। अब देखिए 20 जुलाई को जो शतरंज दिवस है वो क्यों मनाया जाता है? तो हर वर्ष 20 जुलाई को इसको मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। बौद्धिक और सांस्कृतिक खेल है, जैसा कि आप जानते हैं शतरंज में बुद्धि का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, बौद्धिक खेल माना जाता है। ये इस दिन को, इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जो था उसकी स्थापना के प्रतीक के रूप में भी इसको याद किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो गुप्त काल में उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में एक खेल खेला जाता था जिसको कहा जाता था चतुरंग। तो वहीं से इसकी उत्पत्ति, इसकी शुरुआत भी मानी जाती है और सिल्क रोड के माध्यम से धीरे धीरे ये पश्चिम की ओर गया और फारस पहुंच गया। इस खेल के शुरुआती संदर्भों का पता 600 ईस्वी के आसपास एक फारसी पांडुलिपि में भी मिलता है, दिखाई देता है। हाल ही में राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति भवन के दो सबसे महत्वपूर्ण हाल, दरबार हाल और अशोक हाल, इसका नाम बदल दिया गया है। और इसका नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? तो आपके सामने विकल्प है गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप, दरबार मंडप, अशोक मंडप, गणराज्य मंडप, अशोक पंडाल, राष्ट्र मंडप और अशोक हाल। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो विकल्प ए गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। तो देखिए जो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण हाल थे, दो महत्वपूर्ण हालों में पहला हाल दरबार हाल था, तो दरबार हाल का नाम अब क्या होगा? गणतंत्र मंडप होगा। और दूसरा हाल क्या है? अशोक हाल। अशोक हाल का मतलब उसका नाम बदल के क्या रखा गया है? तो अशोक मंडप हो गया है। तो ये आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा इसके लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और उसी के अनुसार इस नाम का परिवर्तन किया गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सर्वाइवल इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई दुर्लभ तस्वीरों में किस जनजाति के लोग दिखाई दिए हैं? तो देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे आप। विकल्प है उरुजन जनजाति, माश्को-पिरो जनजाति, क्यूकरा जनजाति या यन मामी जनजाति। तो इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प बी है माश्को-पिरो जनजाति। ये जनजाति महत्वपूर्ण है, किसी न किसी रूप में आपके परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में अगर माश्को-पिरो जनजाति की अगर बात करें तो दुनिया की 100 से अधिक संपर्क विहीन जनजातियों में से ये सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। 100 से अधिक संपर्क विहीन जनजाति हैं, जिनसे संपर्क नहीं हुआ है, तो उसमें ये सबसे बड़ी जनजाति इसलिए महत्वपूर्ण है। एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है, सर्वाइवल इंटरनेशनल उसका नाम है, इसने माश्को-पिरो जनजाति के लोगों की दुर्लभ तस्वीर जो है वो जारी की है। ये दुर्लभ तस्वीर कहाँ पे है? तो पेरू नदी के तट पर, पेरू नदी के किनारे ये ली गई है, जिसमें 50 से अधिक इस जनजातीय समूह के लोग एक नदी के किनारे दिखाई दे रहे हैं।
अब जैसा कि आप जानते हैं कि 100 से अधिक संपर्क विहीन जनजातियों में से एक है और यह जनजाति पेरू के अमेजन वर्षा वनों में निवास करती है और संभवतः यह दुनिया की सबसे बड़ी संपर्क रहित जनजाति भी है। इस लिहाज से इसको आप याद रखेंगे। अगला है, पिछले 3 महीनों में किस राज्य के किशोरों में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस के 5 मामले सामने आए हैं? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरल या गोवा? तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है केरल। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। व्याख्या क्या है देख लेते हैं। तो देखिए, पिछले 3 महीनों में केरल राज्य में जो किशोर हैं विशेष रूप से, उनमें अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस के 5 मामले दिखाई दिए। इसमें से 3 बच्चों की मृत्यु भी हुई। एक मामला अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो मामले थे उसमें संक्रमण का कारण ये जीव जो है, जिसको अमीबिक परजीवी हम कह रहे हैं, नेग्लेरिया फाउलेरी, उसके लिए जिम्मेदार था। साथ ही एक मामले में संक्रमण का कारण जीव वर्मामोइबा वर्मीफॉर्मिस था, जो कि मानव पर्यावरण में पाए जाने वाला एक और स्वतंत्र रूप से रहने वाला अमीबा ही है। अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस की अगर बात करें, जिसको हम शॉर्ट में पैम भी कह सकते हैं, ये एक दुर्लभ मस्तिष्क संक्रमण है जो कि नेग्लेरिया फाउलेरी के कारण होता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसके होने का कारक क्या है, कौन जिम्मेदार है। और यह एक अमीबा है जो कि गर्म मीठे पानी में पाया जाता है, जैसे झील, नदियों में, स्विमिंग पूल में भी हो सकता है, सर्फ पार्क या अन्य मनोरंजक स्थलों पर जहां पर रख रखाव ठीक ढंग से नहीं होता है। इसमें क्लोरीन की मात्रा बहुत कम होती है और गर्मी के महीनों और गर्म जलवायु में ये ज्यादा पनपते हैं और इसमें मृत्यु दर 97% से अधिक है। तो ये काफी खतरनाक है। अंत में हम एक अभ्यास प्रश्न देते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इसका सही और सटीक जवाब देंगे। अगर आपने इस एपिसोड को ध्यान से देखा होगा तो सफलता आपको सही जवाब देने में जरूर मिलेगी। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? आपको बताना है कि इस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है, शीर्ष पर कौन सा देश है। विकल्प आपके सामने है, सिंगापुर, फ्रांस, स्वीडन या अमेरिका। तो उम्मीद है सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।